हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर स्टडी प्लेटफॉर्म कंसेप्ट कॉरिडोर। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। आज यहाँ पर हम सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस को ऑफ चैप्टर नंबर 2 द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेकेड आईज। बेटा इस चैप्टर का वन शॉट बहुत पहले अपलोड हो चुका है। इन केस यू हैव मिस्ड इट, लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन। वहां पे जाके पहले इसको पक्का चेक कर लेना। ये क्वेश्चंस आप खुद से ही आराम से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। एंड नोट्स भी इसके शेयर हो चुके हैं टेलीग्राम चैनल पे। अगर नहीं देखे हैं तो अगेन लिंक ऑफ टेलीग्राम चैनल इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन। वहां पर जाके ज्वाइन करो चैनल को और यहाँ पर आराम से आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन एंड आंसर के साथ। क्वेश्चन नंबर 1, वेरियस पार्ट ऑफ द सेल आर गिवन बिलो, राइट देम इन द एप्रोप्रिएट प्लेसेस इन द फॉलोइंग डायग्राम। ओके, हियर इज द डायग्राम। ये वेन डायग्राम दिया हुआ है। क्या क्या है यहाँ पर? कॉमन टू ऑल थ्री लिखने हैं यहाँ पर। ओनली बैक्टीरियल सेल, ओनली प्लांट सेल एंड ओनली एनिमल सेल। ओके, पार्ट्स कौन कौन से हैं देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले न्यूक्लियस। बेटा न्यूक्लियस प्लांट सेल एनिमल सेल दोनों में होता है। बैक्टीरियल सेल में न्यूक्लियस होता है क्या? नो, वहां पर न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कुछ नहीं होती। वहां पर क्या होता है? एक मास होता है बीच में, इसको न्यूक्लियोइड बोला जाता है, राइट। सो ये है आपका प्लांट एंड एनिमल सेल में। ओके, नेक्स्ट क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट टाइप ऑफ प्लास्टिड जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है। तो कहाँ मिलेगा ये? ऑब्वियसली प्लांट सेल में। सो ये आगे आपका ओनली प्लांट सेल में, राइट। नेक्स्ट सेल मेम्ब्रेन, ये तो सब में ही होती है, ऑल थ्री में होगा, राइट। सेल मेम्ब्रेन के बिना सेल एग्जिस्ट ही नहीं करता, सो ऑल। नेक्स्ट साइटोप्लाज्म, द स्पेस इन बिटवीन न्यूक्लियस एंड या फिर न्यूक्लियोइड एंड द सेल मेम्ब्रेन, तो ये सब में होती है, सो ये भी ऑल में ही जाएगा। सेल वॉल, सेल वॉल कहां पर होती है? एनिमल सेल में तो डेफिनेटली नहीं होती। सेल वॉल से रिजिडिटी मिलती है, हमें रिजिडिटी नहीं चाहिए, हमें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, है ना। तो सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं होता, प्लांट सेल में होता है और बैक्टीरियल सेल में भी होता है। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन बैक्टीरियल सेल ऑल्सो, राइट। अदरवाइज उसके पास सेल वॉल नहीं होगी तो सेल मेम्ब्रेन तो बहुत ही वीक होती है, बस्ट हो जाएगा, है ना। सेल वॉल होते हैं वहां पर। नेक्स्ट इज न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट ओनली इन बैक्टीरियल सेल, ये अभी डिस्कस किया हमने। सो हियर तो आप यहाँ पे क्या फिल कर सकते हो वेन डायग्राम में? कॉमन टू ऑल थ्री, तो साइटोप्लाज्म एंड सेल मेम्ब्रेन मिल गए आपको। ओनली बैक्टीरियल सेल में आपको न्यूक्लियोइड मिल गया। ओनली प्लांट सेल में आपके पास है क्लोरोप्लास्ट। ओनली एनिमल सेल, ओनली एनिमल सेल में कुछ नहीं है यहाँ पर। बेटा बाकी सब चीजें देखो कहीं ना कहीं शेयर ही हो रही हैं। एनिमल सेल में है लेकिन बाकी में भी है, तो ओनली एनिमल सेल जैसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो वेन डायग्राम में तो वो ब्लैंक ही चला जाएगा, राइट। लेकिन इसके लिए आप प्रॉपर आंसर थ्योरेटिकल फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हो, है ना। जो जो यहाँ पर हमने मार्क करे वो एग्जैक्टली मैंने यहाँ पे लिख के दिया हुआ है। क्लियर? चल मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन। Anandi took 2 test tubes and marked them A and B. Okay, A and B. She put 2 spoonful of sugar solution in each of the test tube. Okay. In test tube B, she added spoonful of yeast. Okay. Yeast पे क्वेश्चन है ये। What is yeast? Yeast is a type of fungi, है ना, जो क्या करता है? कौन सी प्रोसेस करता है शुगर के साथ? फर्मेंटेशन की प्रोसेस, राइट। Then she attached 2 incompletely inflated balloon to the mouth of each test tube. She kept the setup in warm places away from the sunlight. Okay. तो यहाँ पर दोनों में शुगर सॉल्यूशन है, इसमें ईस्ट है, दोनों में बलून डाला उसने, इन मतलब बिना हवा का नॉर्मल बलून डाला। कुछ टाइम बाद ऐसी कंडीशन हो गई, ठीक है। क्वेश्चन क्या है भाई? क्वेश्चन क्या है? What do you predict what will happen after 3 to 4 hours? ये क्या हुआ? 1 मिनट। Okay, what do you predict what will happen after 3 to 4 hours? She observed that balloon attached to the test tube B was inflated. यहाँ पर what can be the possible explanation for this? बेटा B वाले में उसने ईस्ट भी डाला था शुगर सॉल्यूशन में, है ना। तो ईस्ट ने क्या किया? फर्मेंट किया शुगर सॉल्यूशन को, और उससे क्या हुआ? कौन सी गैस प्रोड्यूस हुई? कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। तो जब भी कभी शुगर हो और शुगर में हम ईस्ट डाल दें तो हमेशा फर्मेंटेशन से एल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, और अगर गैस प्रोड्यूस होगी तो प्रेशर क्रिएट होगा तो बलून इन्फ्लेट हो जाएगा, है ना। तो देखो यहाँ पे आंसर कहाँ पर है? वाटर इवेपोरेट इन द टेस्ट ट्यूब बी, नो। द वार्म एटमॉस्फेयर एक्सपैंडेड द एयर इनसाइड, नो। ईस्ट प्रोड्यूस्ड अ गैस इनसाइड द टेस्ट ट्यूब बी विच इन्फ्लेटेड द बलून, यस दिस इज करेक्ट वन, है ना। शुगर रिएक्टेड विद वार्म वाटर एयर, नो ये नहीं है। नाउ आगे, व्हाट कुड बी द पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर दिस? वैसे तो रिएक्शन अगर लिख दो तो अपने आप में बहुत अच्छा है ये, अदरवाइज आंसर लिखना है तो प्रॉपर ये है। ईस्ट इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ब्रेक्स डाउन द शुगर, राइट, into alcohol and releases the carbon dioxide gas.
which filled the inflated balloon. Test tube A had no yeast, so no gas was produced here. टेस्ट ट्यूब ए में कोई गैस प्रोड्यूस नहीं हुई थी क्योंकि वहां फर्मेंटेशन हुआ ही नहीं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, इसी का सेकेंड पार्ट भी है. शी टुक अनदर टेस्ट ट्यूब 1/4 फिल्ड विथ लाइम वाटर. ओके बेटा, लाइम वाटर आ गया पिक्चर में. लाइम वाटर इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन. बस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो रही है तो क्या मिलना है आपको? लाइम वाटर मिल्की, है ना, यही होता है. चलो, शी टुक अनदर टेस्ट ट्यूब 1/4 फिल्ड विथ लाइम वाटर. She removed the balloon from the test tube B in such manner that the gas inside the balloon did not escape. जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड बनी होगी उसके अंदर वो ऐसी की ऐसी रही. She attached the balloon to the test tube with lime water and shook it well. What do you think she wants to find out? उसने उसी बलून को जाके इस टेस्ट ट्यूब के मुंह पे लगा दिया, ऐसे लगाया कि गैस वैसी की वैसी है उसके अंदर, है ना. उसको अच्छे से हिलाया तो क्या हुआ बताओ? वो करना क्या चाह रही है यहाँ पर? वो चेक कर रही है कि कौन सी गैस प्रोड्यूस हुई, है ना. शी इज टेस्टिंग द टाइप ऑफ गैस. तो शी वांट्स टू फाइंड आउट वेदर द गैस प्रोड्यूस्ड बाय द ईस्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड और नॉट, है ना. होता क्या है इस प्रोसेस में? व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड इनटू द लाइम वाटर, द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, जो कि लाइम वाटर को ही बोलते हैं, दैट टर्न्स मिल्की और क्लाउडी. ठीक है, इफ द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, इसका मतलब कंफर्म हो गया कि जो गैस प्रोड्यूस थी वो कार्बन डाइऑक्साइड ही थी. हमारे क्लियर? इजी आंसर. चलो चलते हैं आगे. क्वेश्चन नंबर 3. अ फार्मर वॉज प्लांटिंग व्हीट क्रॉप इन हिज फील्ड. He added nitrogen rich fertilizer to the soil to get a good yield of the crops. बहुत कॉमन सिनेरियो है ये. In the neighboring field, another farmer was growing bean crop, but she preferred not to add nitrogen fertilizer to get the healthy crop. Can you think of why? बेटा पूरा का पूरा आंसर टाइप ऑफ क्रॉप पे डिपेंड कर रहा है. पहले वाले ने व्हीट लगाया था, दूसरे वाले ने बीन लगाया था. नाउ हाउ बीन क्रॉप इज डिफरेंट फ्रॉम व्हीट क्रॉप? बेटा बीन क्रॉप इज द लेग्यूमिनस प्लांट, है ना. वो लेग्यूम की कैटेगरी में आते हैं. उनके रूट्स में नोड्यूल्स होते हैं जहां पर क्या मिलता है? राइजोबियम बैक्टीरिया, है ना. और राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन. जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है उसको सॉल्युबल फॉर्म में सॉइल में लेके आ जाता है. तो बीन क्रॉप को एक्स्ट्रा नाइट्रोजन की जरूरत ही नहीं है, सारा काम राइजोबियम बैक्टीरिया ने कर लिया यहाँ पर. क्लियर? चलो देखो आंसर. रीजन क्या है? बीन प्लांट बिलोंग टू द लेग्यूम फैमिली. Their root nodules contain rhizobium bacteria which can fix the atmospheric nitrogen directly into the soil, right? So this provide the bean crop sufficient nitrogen naturally. जब sufficient nitrogen मिल रही है naturally तो फिर क्यों ऐड करेगी फर्टिलाइजर फालतू में पैसे वेस्ट करने के लिए, है ना. नेक्स्ट. While wheat crop cannot fix the nitrogen, so the farmer here is depending on the artificial or you can say the chemicals, right? चलो moving ahead. Question number 4. Snehal dug 2 pits A and B in her garden. Pit A, she put fruits and vegetable peels and mixed it with the dried leaves. In pit B, she dumped the same kind of waste without mixing it with the dried leaves. She covered both the pits with the soil and observed after 3 weeks. What is she trying to test? बेटा ये क्वेश्चन किस पे है? डिकम्पोजिशन पे, है ना. अगर इसने वन शॉट देखा है वहां पर हमने प्रॉपर डिकम्पोजिशन के क्या कंडीशंस हैं उसमें ये पढ़ा था. सो यू नो द आंसर. ठीक है, क्या हुआ यहाँ पर? बेटा जहां पर भी हम ड्राइड लीव्स को ऐड करते हैं, सो बेसिकली वी आर एडिंग द एक्स्ट्रा कार्बन विच इज रिक्वायर्ड बाय बैक्टीरियाज एंड फंजाई टू ग्रो प्रॉपरली. ठीक है, तो अगर हम ड्राइड लीव डाल देंगे इस फूड वेस्ट के साथ तो डिकम्पोजिशन की प्रोसेस है वो फास्ट हो जाएगी, राइट. उसके अलावा ड्राइड लीव जहां पर भी होंगे वहां पर जो आपका वेस्ट है वो थोड़ा सा एयरी हो जाएगा. देखो ज्यादातर जो फूड वेस्ट है वो बहुत वेट होता है, हेवी होता है ना, तो वो एकदम स्टिक हो जाता है. लेकिन अगर बीच बीच में ड्राइड लीव्स होंगी तो वहां पर वो बीच में गैप बन जाएगा. सो प्रॉपर एयर फ्लो होता रहेगा, इससे बैक्टीरिया एंड फंजाई जल्दी काम कर पाते हैं. क्लियर? सो जहां पर ड्राइड लीफ है पिट ए में वहां पर डिकम्पोजिशन जल्दी हो जाएगा. ड्राइड जो पिट बी है वहां पर धीरे होगा. ठीक है, आंसर देखो. She is trying to test whether mixing of dried leaves with the fruits and vegetable peels speed up the decomposition process or not. So yes, it will speed up. Now why it will speed up वो आपको बताना पड़ेगा. Pit A में क्या हुआ? That is mixed with the dried leaves. But the dried leaves are adding that extra carbon, right? So this will the dried leaves will decompose faster because dried leaves add the extra carbon rich material and improve the aeration. एयर गैप बन जाते हैं, सो इंप्रूव द एरिएशन हेल्पिंग डिकम्पोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वर्क मोर एफिशिएंटली.
ठीक है। पिट बी में क्या है, विदाउट मिक्सिंग विल डिकम्पोज मोर स्लोली, यहां पर धीरे हो जाएगा। शी इज स्टडिंग द कंडीशन दैट अफेक्ट द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्लियर? अगर ये 2 मार्क्स में आता है तो सिर्फ इतना आंसर लिख के भी हो जाएगा। क्लियर? चलो मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, आई लिव इन एवरी काइंड ऑफ एनवायरमेंट एंड इनसाइड योर गट ऑल्सो। बेटा ऐसा कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो ओमनी प्रेजेंट है, हर जगह मिलता है? बैक्टीरिया, है ना। तो यहां पर बैक्टीरिया की बात हो रही है, बैक्टीरिया इज द आंसर। नेक्स्ट, आई मेक ब्रेड एंड केक सॉफ्ट एंड फ्लफी। कौन सी प्रोसेस? फर्मेंटेशन की प्रोसेस। क्या डालते हैं उसके लिए? ईस्ट डाला जाता है ना। तो यहां पर ईस्ट की बात हो रही है, ईस्ट लिखना पड़ेगा बेटा। यहां पर फंजाई लिख के आओगे तो कोई मार्क्स नहीं मिलने वाले, ठीक है, ईस्ट लिखना। नेक्स्ट, आई लिव इन द रूट्स ऑफ पल्स क्रॉप एंड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स फॉर देयर ग्रोथ। ये अभी पढ़ लिया हमने, राइजोबियम, ठीक है। सो राइजोबियम बैक्टीरिया इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नीड ऑप्टिमल टेम्परेचर, एयर एंड मॉइस्चर फॉर देयर ग्रोथ। ओके बेटा, आपको खुद से एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन करने के लिए बोला हुआ है ना। तो अगर आपने ये चैप्टर ढंग से पढ़ा हो तो जितने भी हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा वहां पर हमने कंडीशंस को अलग अलग किया था, है ना। तो हमने वेरिएबल रखे थे कंडीशंस के। सो यहाँ पर भी आप ऐसे कुछ कर सकते हो। अब हम यहाँ पर फूड आइटम के साथ कर सकते हैं। बेस्ट एग्जांपल, आप ब्रेड ले लो, रोटी ले लो, कोई भी एक फूड आइटम सिमिलर टाइप का, सेम टाइप का लेना है और उसको अलग अलग कंडीशन में रख लो। एक देखो मैं टेबुलर फॉर्म में प्रॉपर दिया हुआ है आपको। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं सेटअप में, टेक 4 ब्रेड स्लाइसेस एंड ट्रीट देम डिफरेंटली। देखो स्लाइस ए को आपने रखा वार्म, मॉइस्ट एंड ओपन एयर। तो तीनों चीजें मिल रही है यहाँ पर, वार्म कंडीशन मिल रही है, मॉइस्चर मिल रहा है, ओपन एयर भी मिल रहा है। सेकेंड वाले को आपने कोल्ड रेफ्रिजरेटर, तो टेम्परेचर आपने डिक्रीज कर दिया, बाकी मॉइस्चर है वहां पर। नेक्स्ट वाले में आपने वार्म कंडीशन रखा लेकिन ड्राई कर दिया, तो मॉइस्चर गायब कर दिया आपने। नेक्स्ट लास्ट वाले में वार्म है, मॉइस्ट भी है, लेकिन सील कर दिया, अब एयर नहीं दे रहे आप। सो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, कंडीशन को चेंज करते जा रहे हैं, ठीक है। अब हमको देखना है एक्सपेक्टेड रिजल्ट। क्या रिजल्ट होगा? जहां पर सारी कंडीशन मिलेंगी वहां पर जल्दी ग्रोथ होगी मोल्ड की, राइट, फंजाई की। इसके बाद यहाँ पर अगर ठंडी कंडीशन है तो ऑब्वियसली यहाँ तो होगी ही नहीं, है ना। रेफ्रिजरेटर में बहुत कम होता है कि फंगस लग जाए, सो वेरी स्लो, ऑलमोस्ट नो ग्रोथ। वार्म और ड्राई कंडीशन अगर होगी, बेटा कितनी भी ड्राई कंडीशन रख लो आप, आसपास जो एयर है उसमें थोड़ा बहुत मॉइस्चर होता ही है ना। तो बहुत स्लो हो जाएगा लेकिन होगा, तो स्लो ग्रोथ यहाँ पर होगी। Am I clear? नेक्स्ट, वार्म है, मॉइस्ट है, लेकिन सील्ड है, नो एयर। देखो जब आपने उसको सील किया तो वैक्यूम तो बनाया नहीं, है ना, तो थोड़ा बहुत अंदर जो एयर है वो तो यूटिलाइज होगी। तो धीरे धीरे यहाँ पर जो ग्रोथ है उसकी फंगस की वो होगी लेकिन स्लो होगी, ठीक है। तो बेस्ट ग्रोथ कहाँ मिलेगी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की? आपको यहाँ पर। क्लियर? सो दिस इज द एक्सपेरिमेंट सेटअप यू कैन गो फॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, टेक 2 slices of bread. Okay, place 1 slice in a plate near the sink. Place the another slice in the refrigerator. Compare after 3 days. Note your observation. Give reason for your observation. ये तो सेम ही हो गया, अभी हमने यही तो डिस्कस किया था, है ना। तो यहाँ पर देखो आंसर फटाफट पढ़ लेते हैं। ऑब्जर्वेशन में क्या होगा, द स्लाइस नियर द सिंक, जहां पर मॉइस्चर भी है, एयर भी है, वार्म कंडीशन भी है, वहां पर फंगल ग्रोथ ज्यादा दिखेगी हमको। जो रेफ्रिजरेटर वाला है वहां पर ऑलमोस्ट फ्रेश ही रहेगा, कुछ नहीं होने वाला उसको। रीजन क्या है, नियर द सिंक वार्म टेम्परेचर है, मॉइस्चर है, दिस इज द आइडियल कंडीशन फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू ग्रो। क्लियर? रेफ्रिजरेटर में क्या है, टेम्परेचर लो है, slow down the microbial activity and this bread stay fresh for longer time. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, a student observed that when curd is left out for day it becomes sour. Okay, what could be the 2 possible explanation for this observation? बेटा देखो कभी भी हम दही जमाते हैं, कर्ड फॉर्मेशन, उसके लिए ल्यूक वार्म मिल्क में हम कर्ड डालते हैं, जामुन डालते हैं और उसको फिर कुछ टाइम के लिए छोड़ते हैं, 3 to 4 आवर, 5 आवर, राइट। लेकिन जब एक बार दही जम जाए सीधे आपके पेरेंट्स उसको फ्रिज में ट्रांसफर कर देते हैं, बाहर नहीं छोड़ते। क्यों? बिकॉज अगर हमने कंडीशन प्रॉपर देते रहे, किस चीज के लिए, माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए ना,
जो ऑप्टिमम जो प्रॉपर कंडीशन है अगर वो कंटिन्यूस मिलती रहेंगी तो और बैक्टीरिया ग्रो करते रहेंगे उसमें, है ना, और बाहर से और सारे बैक्टीरिया आके उसमें ग्रो कर जाएंगे। दूसरा, जो बैक्टीरिया पहले से प्रेजेंट है वो जितना भी बचा खुचा शुगर होगा, मिल्क वाला शुगर, लैक्टोज, उसको और लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करते रहेंगे। तो होगा क्या, जो दही है बहुत ज्यादा ही खट्टी हो जाएगी। फिर समझ में आया क्या बोला मैंने? देखो आंसर प्रॉपर, कंटिन्यूड बैक्टीरियल एक्टिविटी। अगर कंडीशन मिलती रहेगी तो बैक्टीरिया जो पहले से प्रेजेंट है लैक्टोबैसिलस, वो कंटिन्यूस उसमें एक्ट करते रहेंगे। द लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कर्ड कंटिन्यू टू फर्मेंट द रिमेनिंग लैक्टोज। जो मिल्क में लैक्टोज होता है उस पर उसको फर्मेंट करते रहेंगे और ज्यादा एसिड बनाते रहेंगे। जितना ज्यादा एसिड बनेगा उतना वो खट्टी होती रहेगी दही। ठीक है। नेक्स्ट, ग्रोथ ऑफ एडिशनल बैक्टीरिया। जरूरी थोड़ी लैक्टोबैसिलस ही होगा, और बैक्टीरिया भी आके उसमें अपना घर बना लेंगे, है ना। So when left out at room temperature, other bacteria from environment may also colonize the curd, producing more and more acid and making it increasingly sour. ठीक है, चलो moving ahead, next question and the last one, question number 9. Observe the setup given in figure 2.15. Okay, पहले setup देख लेते हैं, experimental setup. क्या है यहाँ पर? कोनिकल फ्लास्क, इसमें है वार्म शुगर सॉल्यूशन एंड ईस्ट, और यहाँ पर टेस्ट ट्यूब में है लाइम वाटर। सेम टाइप का क्वेश्चन आप ऑलरेडी हम यहाँ पे समझ चुके हैं इससे पहले, सो यू नो द आंसर, है ना। देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं फटाफट से। व्हाट हैपेंस टू द शुगर सॉल्यूशन इन द फ्लास्क? क्या होगा भाई? शुगर सॉल्यूशन है और ईस्ट है तो ऑब्वियसली फर्मेंटेशन की प्रोसेस होगी, राइट। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा बेटा, तो उसमें शॉर्ट आंसर लिख के हो जाएगा, बट स्टिल इफ यू वांट द लॉन्ग आंसर यू कैन एक्सप्लेन द प्रोसेस। द शुगर सॉल्यूशन अंडरगो फर्मेंटेशन बिकॉज ईस्ट एक्ट ऑन शुगर एंड प्रोड्यूसेस अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। आई वुड सजेस्ट, बेटर है कि रिएक्शन याद कर लो, ज्यादा थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है। देखो शुगर when there is yeast in it, it undergoes fermentation and it gives you alcohol plus carbon dioxide. That's it. क्लियर? वैसे यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, लेकिन फर्मेंटेशन के प्रोसेस से हमको काम इससे है, तो इतना लिख के हो जाएगा। नेक्स्ट, what do you observe in test tube B after 4 hours? What do you think it happened? Okay, बेटे टेस्ट ट्यूब B में क्या होगा आफ्टर 4 hours? ऑब्वियसली यहाँ पर लाइम वाटर है तो ये मिल्की टर्न हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन, वो आके इसमें मिक्स हो रही है और इसको लाइम वाटर को मिल्की टर्न कर रही है। ठीक है, सिंपल है। देखो आंसर, ऑब्जर्वेशन, द लाइम वाटर इन द टेस्ट ट्यूब B टर्न्स मिल्की और क्लाउडी। क्यों हुआ ऐसा? The CO2 gas produced during the fermentation in flask A travels through the tube in lime water and CO2 reacts with the lime water making the solution milky or this cloudy. ठीक है। Next, what would happen if yeast was not added to the flask A? बेटा अगर इसमें फ्लास्क A में yeast डालेंगे ही नहीं तो क्या होगा? फिर तो कुछ भी नहीं होगा, फर्मेंटेशन की प्रोसेस होगी नहीं। और हमें कैसे पता पड़ेगा कि फर्मेंटेशन की प्रोसेस नहीं होगी? क्योंकि जो टेस्ट ट्यूब B है उसका जो लाइम वाटर है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। दैट इज द प्रूफ। ठीक है, देखो आंसर, इफ ईस्ट इज नॉट एडेड नो फर्मेंटेशन विल अकर, सो नो CO2 गैस विल बी प्रोड्यूस्ड, राइट, एंड इवन आफ्टर 3-4 hours देयर विल बी नो चेंज इन द लाइम वाटर। दैट इज द आंसर। Am I clear? Chalo. So with this, we are done with these all NCERT solutions. I hope you were able to understand each and every part of this chapter. But still, having any doubt, even after solving these questions, do comment. I will revert back. ठीक है? Chalo. See you soon for the next chapter. Till then, take care and bye bye.